हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? हर बार की तरह अच्छे, एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास, रेडी फॉर अ न्यू चैप्टर, राइट। अपन लोगों ने अभी लास्ट जो है इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 2 पीपल एज रिसोर्स अपन ने अभी खत्म किया। ठीक है बच्चों, आज अपन जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं फाइनली हिस्ट्री। हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है आपका ये चैप्टर? क्योंकि इस चैप्टर से ही आपकी बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बनेगी पूरी हिस्ट्री के लिए। नहीं सिर्फ 9th क्लास के लिए, यानी कि 10th क्लास के लिए भी आपको प्रॉपर तरीके से इस चैप्टर को समझना पड़ेगा। ठीक है, 10th क्लास में जब आप हिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे, जो फर्स्ट चैप्टर है वो इसी से ही मिलता जुलता है। इवन पूरी हिस्ट्री जो है, इतनी आप लोगों ने पढ़ी है अभी तक 10th 8th क्लास तक, उसकी जो पूरी हिस्ट्री है अभी तक की, वो कहीं ना कहीं आगे इसी से ही बढ़ेगी। इसी से ही पूरा हर चीजें स्टार्ट होगा। इवन आज जो अपन इंडिपेंडेंटली जी रहे हैं ना, जो अपने पास आजादी है, जो अपने पास राइट्स हैं, वो भी अपने को इस चैप्टर फर्स्ट से ही पता पड़ेंगे। है ना बच्चों? आओ अपन स्टार्ट करते हैं। सब जानते हैं जो चैप्टर 1 है उसका नाम है अपना द फ्रेंच रेवोल्यूशन। इस चैप्टर में बच्चों अपन लोग पढ़ने वाले हैं कि फ्रांस के अंदर किस तरीके से रेवोल्यूशन हुआ, किस तरीके से इंडिपेंडेंट की फाइट हुई। क्योंकि वो इंडिपेंडेंट इतना बड़ा बन गया था, वो रेवोल्यूशन इतना बड़ा बन गया था कि पूरे वर्ल्ड में, यस बच्चों, पूरे वर्ल्ड में सबसे पहला रेवोल्यूशन लड़ा गया जिसने फाइट करी अपने इंडिपेंडेंस की। इसका मतलब क्या हुआ? फ्रांस पहली ऐसी कंट्री निकली जिसने खुद ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड करी। तो बच्चों सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले दो तीन चीजें हैं जो आपको अच्छे से समझनी है। पहला, मोनार्की। मोनार्की मतलब अपन लोग पढ़ चुके हैं क्लास 8 में ऑलरेडी। मोनार्की मतलब क्या होता है? रूल करना। मोनार्की मतलब होता है रूल करना। लेकिन मोनार्की भी दो तरह की होती है आपकी। एक होती है आपकी एब्सोल्यूट मोनार्की, एक होती है आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। एब्सोल्यूट मोनार्की क्या होती है बच्चों? जब वन पर्सन रूल होता है, किंग्स रूल जब चलता है, डिक्टेटरशिप जब चलता है, राजा ने जो बोल दिया वही फाइनल है, दैट इज एब्सोल्यूट मोनार्की। पीपल के पास कोई राइट ही नहीं है, अपन लोगों के पास कोई राइट ही नहीं है। ठीक है, तो एब्सोल्यूट मोनार्की, किंग्स रूल। दूसरा होता है बच्चों कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की पीपल्स रूल, जहां पे अपन लोगों का रोल प्ले होता है, अपन लोग रूल करते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अपन कैसे रूल करेंगे? अल्टीमेट कंट्री को तो कोई किंग या कोई लीडर ही चलाएगा ना। लेकिन अपन रूल कैसे कर रहे हैं? अपन ही उस लीडर को इलेक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज इंडिया है, नरेंद्र मोदी इंडिया का लीडर है, आई मीन प्राइम मिनिस्टर है। उसका जो डिसीजन है वो मानना पड़ता है। क्यों मानना पड़ता है? क्योंकि वो अपनी कंट्री को लीड कर रहा है। लेकिन वो वहां पहुंचा कैसे जो अपने लिए डिसीजन लेगा? अपन लोगों ने पहुंचा है ना। अगर अपन लोग उसको वोट नहीं करते तो वो वहां नहीं पहुंचता। अपन लोग जिसको वोट करते वो वहां पहुंचता। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में क्या हो गया आपका? बेसिकली राइट टू वोट आ गया। मतलब मैं अपने अकॉर्डिंग अपनी गवर्नमेंट को क्या कर सकता हूँ? इलेक्ट कर सकता हूँ, सेलेक्ट कर सकता हूँ, ताकि वो रूल करे। वो क्या हो गया? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो इस चैप्टर में अपन यही देखेंगे कि किस तरीके से एब्सोल्यूट मोनार्की से पूरा फ्रांस जो है शिफ्ट हुआ, कन्वर्ट हुआ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की तरफ। ठीक है, और वो एक जो रेवोल्यूशन हुआ वो पूरे यूरोप में किस तरीके से फैला, और फिर वो जब यूरोप में फैला तो किस तरीके से पूरे वर्ल्ड के अंदर इंडिपेंडेंस की जो आग थी वो स्प्रेड होना स्टार्ट हो गई। लोगों के अंदर नेशनलिज्म फैलना स्टार्ट हो गया। नेशनलिज्म क्या होता है? फीलिंग फॉर आवर ओन कंट्री। ठीक है, तो ये बच्चों फ्रेंच रेवोल्यूशन आपके लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट इसीलिए। चलो उसको स्टार्ट करते हैं। इस रेवोल्यूशन को, इस फ्रांस की जो पूरा रेवोल्यूशन है उसको स्टार्ट करने से पहले बच्चों अपने को ये पता होना चाहिए कि फ्रांस उस टाइम पे, जिस टाइम की अपन रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, उस टाइम पे फ्रांस किस तरीके से एग्जिस्ट कर रहा था। क्या उसकी कम्युनिटीज थी, क्या उसकी कल्चर्स थे, कौन से उसके रिलीजन्स थे, रीजन्स थे। ठीक है, बेसिकली उसके पॉपुलेशन किस तरह की थी, उसका पूरा पहले अपने को समझना पड़ेगा कि उस सिचुएशन पे, उस टाइम पे फ्रांस था कैसा। यानी हिस्ट्री के अंदर भी अपने को और हिस्ट्री पढ़नी है। सोने पे सुहागा, फ्रेंच रेवोल्यूशन एक तो वैसी हिस्ट्री है, इसका भी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं अपन कि फ्रांस में क्या कंडीशन थी उस टाइम पे। आओ देखते हैं अपन क्या कंडीशन थी 18th सेंचुरी के अंदर। जो पूरी फ्रेंच सोसाइटी थी ना बच्चों, फ्रेंच सोसाइटी मतलब जैसे इंडिया एक सोसाइटी है, इंडिया में जितने भी लोग हैं वो क्या है? सब सोसाइटी के मेंबर्स ही हैं। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट कम्युनिटीज। सेम वे
18 सेंचुरी के टाइम पे जो पूरा फ्रांस था वो भी एक सोसाइटी में ही डेवलप था, ठीक है। लेकिन डिफरेंस ये था कि अपने यहाँ तो बहुत सोसाइटी में बहुत सारी कास्ट हैं, बहुत सारे रिलीजन है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन डिफरेंस क्या था फ्रांस के अंदर कि उसकी जो सोसाइटी थी ना वो 3 ग्रुप में डिवाइडेड थी। ये सब बच्चों ध्यान रखना, 3 ग्रुप में। पहला ग्रुप को बोलते थे अपन फर्स्ट एस्टेट, दूसरा ग्रुप सेकेंड एस्टेट, तीसरा ग्रुप थर्ड एस्टेट, ठीक है। 3 तरह के ग्रुप हो गए, फर्स्ट एस्टेट, सेकेंड एस्टेट एंड थर्ड एस्टेट। फर्स्ट एस्टेट क्या था बच्चों? फर्स्ट एस्टेट जो था वो बेसिकली वहां के क्लर्जी को बिलोंग करता था। क्लर्जी मतलब जो चर्च के मेंबर्स होते हैं ना, जो बेसिकली प्रीस्ट हो गए, फादर्स हो गए, जो चर्च के जितने भी मेंबर्स हैं उन सबको क्लर्जी कहा जाता था, और वो सारे के सारे जो थे फर्स्ट एस्टेट के अंदर आते थे। अब उनको फर्स्ट एस्टेट क्यों बोला गया? क्योंकि उनके पास बच्चों बहुत ज्यादा प्रिविलेजेस थे। प्रिविलेजेस मतलब उनके पास बहुत ज्यादा बेनिफिट्स थे, स्पेशल स्पेशल बेनिफिट्स। फॉर एग्जाम्पल कि वो टैक्स पे नहीं करते थे। फर्स्ट एस्टेट को एग्जेम्पशन था टैक्स पे करने का, वो टैक्स पे नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो फर्स्ट एस्टेट से बिलोंग करता है ना बच्चों। ये तो फर्स्ट के बारे में हो गया। सेकेंड एस्टेट, सेकेंड एस्टेट क्या हुआ बच्चे? सेकेंड एस्टेट को बोलते थे अपन उस टाइम पे नोबिलिटी। नोबिलिटी बेसिकली वो लोग हैं जो बचपन से ही एकदम नोबल फैमिली से बिलोंग करते हैं। बेसिकली बेसिकली जो उस टाइम पे जितने भी मेंबर्स थे जिनको नोबल्स का अवार्ड मिलता था, उनकी जो फैमिलीज होती थी, ठीक है, उनकी सारी फैमिलीज को नोबिलिटी कहा जाता था। उनके पास भी बहुत ज्यादा प्रिविलेजेस थे बाय बर्थ, मतलब उनको भी टैक्स पे करना नहीं पड़ता था। आप सोच के चलो, कंट्री है फ्रांस, उसके अंदर 3 तरह के ग्रुप्स हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। जब बात आ रही टैक्स पे करने की, फर्स्ट जो है टैक्स पे नहीं कर रहा, सेकंड जो है टैक्स पे नहीं कर रहा, ठीक है। सिचुएशन समझ में आ रही है? थर्ड के साथ क्या होने वाला है? यस, ये इसको बना के चलो। सेकंड स्टेट जहां तक कि टैक्स पे नहीं कर रहा था, उसके अलावा उसके पास और भी प्रिविलेजेस थे, क्लरिकल प्रिविलेजेस, जबकि प्रायोरिटी होगी हमेशा उसी की काम में आएगी। जब भी मोनार्की को जरूरत होगी तब सेकंड स्टेट हमेशा सामने खड़ा होगा, ठीक है। अब बच्चों बात करते हैं थर्ड स्टेट की, जो अदर पॉपुलेशन है, ठीक है। फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट की पॉपुलेशन भी ऑब्वियसली बात है लिमिटेड होगी। चर्च कितना होगा, उसमें मेंबर्स कितने होंगे, नोबल फैमिलीज कितनी होंगी, कंपैरेटिवली कम होगी। मेजॉरिटी किसकी होगी? थर्ड एस्टेट की, क्योंकि थर्ड एस्टेट में क्या होता है, अलग अलग लोगों को फिर इकट्ठा करके थर्ड एस्टेट बना दिया। अब उसके अंदर भी क्या है बच्चों, थर्ड एस्टेट को भी 3 कैटेगरी में बनाया गया। ध्यान रखना बच्चों, जो पहली कैटेगरी बनाई गई, बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट, कोर्ट ऑफिशियल्स, लॉयर्स, इस तरीके से फर्स्ट कैटेगरी बनाई गई। कंफ्यूज मत होना, इसका अभी तुम्हें चार्ट में बताऊंगा, उस चार्ट को अच्छे से अपने को याद करना है, ठीक है। इस चैप्टर को भले ही अपन धीरे धीरे चलाएंगे, लेकिन इस तरीके से चलाएंगे कि ये चैप्टर अपने को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए, ठीक है। मैं फिर से बोलता हूँ, फ्रेंच सोसाइटी जो है वो 3 में डिवाइडेड थी, फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट एंड थर्ड एस्टेट। फर्स्ट एस्टेट क्लर्जी, सेकंड एस्टेट नोबिलिटी, थर्ड एस्टेट अगेन डिवाइडेड इनटू 3। उन 3 में से पहला क्या हो गया? बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिशियल्स, लॉयर्स एटसेट्रा। सेकंड कैटेगरी जो थी, वो सेकंड कैटेगरी के अंदर कौन आ गया? पीजेंट्स, आर्टिसंस, ये सारे के सारे लोग सेकंड कैटेगरी में आ गए। और उसके बाद जो छोटे छोटे लोग रह गए, जैसे कि स्मॉल पीजेंट्स, लैंडलेस लेबर, सर्वेंट्स, ये जो लोग थे, पियंस वगैरह, ये सब किस में चला गए? थर्ड कैटेगरी में। मतलब थर्ड एस्टेट की थर्ड कैटेगरी, लोअर का भी एकदम लोअर, ठीक है ना। तो ये तो अपने थर्ड एस्टेट की कैटेगरी के बारे में जाना, लेकिन जो अपने फर्स्ट और सेकंड पॉइंट में, सेकंड एस्टेट में कॉमन पॉइंट रखा टैक्स का, यस, आपने वहां से निकाला एक पॉइंट, फर्स्ट टैक्स पे नहीं कर रहा है, सेकंड टैक्स पे नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब पूरी कंट्री का टैक्स कौन पे कर रहा है? थर्ड एस्टेट। पूरा का पूरा कंट्री का जितना भी टैक्सेशन सिस्टम है वो सारा का सारा थर्ड एस्टेट के पास चला गया। यहाँ तक कि पूरी जो लोवेस्ट क्लास थी सोसाइटी की, उन सभी को सब तरह का टैक्स जो है पे करना पड़ रहा है। 2 तरह के टैक्सेस थे उस टाइम पे, टेथिस एंड ताइले, ठीक है। टेथिस एंड टेल, सॉरी ताइले नहीं बोलेंगे इसको, अपन टेल बोलेंगे, नॉट तेल वाला तेल, टेल, है ना, टेल से टमाटर, ठीक है बच्चों। इसका अपन छोटा सा एक मैंने ट्राइंगल बनाया, वही अपनी एनसीईआरटी में जो है वही कॉन्सेप्ट पे, इसका ट्राइंगल अपने को अच्छे से याद करना है। डिवीजन जो है सोसाइटी का इस तरीके से आपको अपने नोटबुक्स वगैरह में बनाना है। फर्स्ट एस्टेट अपना क्लर्जी,
सेकेंड एस्टेट अपना नोबिलिटी, और थर्ड एस्टेट को अपन ने फिर से फर्दर 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, बिजनेसमैन, कोर्ट ऑफिशियल्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स एक्सेट्रा। फिर सेकेंड एस्टेट के, थर्ड एस्टेट के सेकेंड कैटेगरी में पीजेंट्स, आर्टिसन, स्मॉल फार्मर्स, और नीचे जाएंगे अपन स्मॉल पीजेंट्स, वेरी स्मॉल फार्मर्स, लैंडलेस लेबर, सर्वेंट्स, ये सारे जो है वो आपके थर्ड एस्टेट के थर्ड कैटेगरी में जाएंगे। ठीक है बच्चों, ये था फ्रेंच सोसाइटी का उस टाइम का एथनिक कॉम्पोजिशन। अपन इस चैप्टर को स्लो चलाएंगे ताकि अपने को अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो बच्चों उसको ज्यादा नहीं खींचते हुए इस सेशन को अपन आज यहीं ओवर करेंगे। आप लोग को इतना अच्छे से याद कर लेना है, इसके जितने भी सेशन अपन लोग क्रिएट करेंगे ना, हर सेशन आपको टिप पे याद होना चाहिए। यस सर, फ्रेंच सोसाइटी में कितने थे? 3 एस्टेट थे, क्लर्जी, नोबिलिटी, थर्ड एस्टेट के फर्दर 3, बिजनेसमैन, स्मॉल फार्मर्स एंड लेबर सर्वेंट, ये सब। ठीक बच्चों, आज के लिए सेशन में अपना इतना ही है। आप इसको अच्छे से याद करें, इसके नोट्स बना लें, और मोर इंपॉर्टेंटली घर पे रहें और सुरक्षित रहें। चलिए बच्चों, बाय बाय, फिर मिलेंगे आपके साथ इसी अगले चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए, और देखेंगे कि फ्रांस की सोसाइटी उस तरीके से कितनी तरह की और डेवलप थी। क्या इन लोगों के बीच में कोई बाउंडेशन थी? क्या क्लर्जी फायदा उठाते थे अपने प्रिविलेजेस का? या नोबिलिटी फायदा उठाते थे? क्या राजा इनका साथ देता था? ये सारे क्वेश्चंस के आंसर अपन लोग देखेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बच्चों बने रहें और घर पे रहें। बाय बाय।